India conducted a series of underground nuclear tests. Nuclear science is dedicated to development, to achieving freedom from want. Today, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran Lake, like the experiment conducted in May 1974. They have tested a bomb again after 24 years. We never wanted to do so. But the present test of India has really shaken the balance of power in this region. And we now have legitimate security concerns. पाकिस्तान ने 7 धमाके करके 28 मई 1998 में चागी में पाकिस्तान ने वो मैसेज दिया है क्रॉस द वर्ल्ड। गुज़श्ता से पेवस्ता सदी में मुसलमानों की 3 बड़ी हुक्मरानियाँ थीं, सल्तनतें थीं। बगदाद की सल्तनत थी, खिलाफत बगदाद जो कहलाती थी, मुगलिया सल्तनत थी, मुगल एम्पायर जो कहलाता था, और फिर तीसरा जो है वो ऑटोमन एम्पायर, खिलाफत उस्मानिया कहलाती थी, सल्तनत या खिलाफत उस्मानिया। गुज़श्ता से पेवस्ता सदी से पहले बगदाद को ख़त्म कर दिया गया जी। और ये बरतानिया और यूरोपी जो इस्तेमारी ताकतें थी उन्होंने ख़त्म किया। उसके बाद जो आती है मुगलिया सल्तनत, उसको 1857 के अंदर बरतानिया ने ख़त्म किया और इस सल्तनत को ख़त्म करने में 100 साल होने लगे। फिर पूरे 100 साल लगे उनको कंसोलिडेट करने में। इतनी बड़ी सल्तनत और इतनी मजबूत सल्तनत थी। 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकल के ये बराह रास्त ताजे बरतानिया के पास, कॉलोनी बन गई। और फिर 1923 में 22-23 के अंदर जो है ये खिलाफत उस्मानिया का भी ज़वाल देख रहे हैं। ज़वाल नहीं, खात्मा। इस पूरे यानी 2 सदियों के दौर के अंदर जो मुसलमानों का सबसे बड़ा नुकसान था, ये 3 सल्तनतों का खात्मा तो बड़ा ही नुकसान था ना, लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान था वो ये था कि बैतुल मक़दस जो है जी वो हाथ से निकल गया। और ये 1914-17 की जो जंग अजीम अव्वल थी, ठीक, उसके अंदर जो है ये मुसलमानों को शिकस्त होती है। खिलाफत उस्मानिया के अंडर था ये, सही बात। तो जनरल एलनबी ने इस पर कब्जा किया और ये मुसलमानों के हाथ से छिन गया। उसके बाद हम देखते हैं कि एक सकूत है, 7-8 दहाइयों तक पूरी मुस्लिम दुनिया जो है ये गुलामी का शिकार थी। लेकिन एक बात हमें याद रखनी चाहिए, इसी दौरे जुल्मात के अंदर 4 दफ़ा अंग्रेज़ों ने कोशिश की कि अफ़गानिस्तान को भी ज़ेरे बार ले आए। 4 जंगें वहाँ पर हुई, 32 साल लगे और मुकम्मल नाकामी हुई, मुकम्मल उनको नाकामी, हज़ीमत मुकम्मल तौर पे। और जो चौथी जंग हुई, एंग्लो अफ़गान वार जिसको कहते हैं, उसमें 32,000 ब्रिटिश सोल्जर्स और अफसरों को ज़िबा किया पठानों ने, पश्तूनों ने, अफगानों ने ज़िबा किया। और ज़िबा करने के बाद एक बंदे को उन्होंने ज़िंदा छोड़ा, उसका नाम था डॉक्टर ब्राइडन। उसके हाथ में पकड़ाया यूनियन जैक, झंडा बरतानिया का, और उनको कहा कि तुम्हें ज़िंदा इसलिए छोड़ रहे हैं कि तुम जाकर अपने कौम को बता सको कि 32,000 तुम्हारे लश्करियों के साथ पश्तूनों ने क्या किया। ठीक है। तो इस दौरे जुल्मात में एक हमें नज़र आता है, एक चमकता हुआ सितारा कि उस पर वो काबज़ नहीं हो सके। 7 दहाइयों तक, यानी 1857 से लेकर 1947 तक कोई कामयाबी मुसलमानों को नहीं मिलती। तो पहली कामयाबी जो मुसलमानों को हुई वो गुज़श्ता सदी में एक कलमे के नाम पर एक वतन का क़याम, एक रियासत का क़याम रहा है। और ये उस दौर की एक सबसे बड़ी मुसलमानों की रियासत कायम और दुनिया में नज़ीर नहीं मिलती। ये एक ऐसी बड़ी इब्तिदा है जिसने आने वाले फिर दिनों के अंदर जो है एक डायरेक्शन सेट की।
वर्ल्ड पॉलिटिक्स को सेट किया, मुसलमानों की पॉलिटिक्स को सेट किया। लेकिन मियाँ साहब इसी दौर में, इसके एक साल के बाद 1948 में दुनिया के नक्शे पर एक और नजरियाती एक रियासत कायम हुई है, और वो है इसराइल। और ये ज़हन में रखें, जिसको वो प्रॉमिस्ड लैंड कहते हैं, प्रॉमिस्ड लैंड। और ये 2500 साल के बाद, यानी यहूदियों का जो दौर इंतशार है जी, अजाब ये ख़त्म हुआ 2500 साल पहले, हैकल सुलेमानी को तबाह कर दिया गया, और 2500 साल तक फिर यहूदी जो हैं वो अपनी जो प्रॉमिस्ड लैंड थी, अब वो वहाँ तक तो उसका एक ख्वाब ही था, 2500। ये दो वाक़यात हैं पिछली सदी के। सही बात। 1947 में एक मुस्लिम रियासत का कायम होना कलमे की बुनियाद पर, और उस वक़्त कायम होना जबकि उससे पहले 3 बड़ी सल्तनतें, वो बगदाद की सल्तनत, मुगलों की सल्तनत और उस्मानियों की पैबंद खाक हो गई। और ये तीनों सल्तनतें मुसलमानों की अजमत, शौकत और जलाल का मजहर थी। और सल्तनतें भी बैनुल बरे आज़मी। आप देखिए, यानी कोई एक छोटा सा मुल्क नहीं, जो आखिरी सल्तनत तबाह हुई खिलाफत उस्मानिया, उस वक़्त उसकी 3 बर्रे आज़मों में हुकूमत थी, एशिया, अफ्रीका और यूरोप। ठीक। और दुनिया के समंदरों पर उनका कोई जहाज तुर्की का झंडा लगाए बगैर चल नहीं सकता था। ये अजमत थी। और फिर हमने देखा कि तीनों बड़ी सल्तनतें मुसलमानों की पारा पारा हो गई, और मुसलमान जो एक झंडे के तले होते थे, ऑटोमन एम्पायर को जब उनका भी शराजा बिखर गया। मुसलमानों की जो आखिरी सल्तनत ऑटोमन एम्पायर को उन्होंने जब तोड़ा ख़त्म किया तो उससे 63 टुकड़ों में तकसीम किया उन्होंने। तो उससे फिर हम देखते हैं कि जब आज़ादी की तारीखें चली, जब न्यो कॉलोनिज्म का दौर शुरू हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार में बरतानिया को मारा, सेकेंड वर्ल्ड वार में बरतानिया का बुरकस निकल गया। यूरोपी ताकतें आपस में लड़ के कमज़ोर हो गई। तो फिर 63 मुसलमान ममलकतें जो है वो कायम हुई, और पाकिस्तान को ये एजाज़ हासिल हुआ कि वो उस सदी की सबसे बड़ी मुसलमान सल्तनत बनी, और कलमे के नाम पर वो काम हुई। लेकिन मैंने आपको बता दिया, मैं कह रहा हूँ एक जरूर तफरीक करें कि यरूशलेम का, जैसे अभी आप जिक्र कर रहे हैं, इसराइल का क़याम और पाकिस्तान का क़याम। पाकिस्तान का क़याम तो एक बड़ा खूबसूरत जमहूरी अमल, एक प्रोसेस, एक अज़म जो है इस कौम का, जो एक मुसम्मम इरादा और लीडरशिप की एबिलिटीज़ और लोगों का इत्तेहाद और एक विजन, उसके तहत मार्ज वजूद में आता है। अच्छा, नहीं, जबकि नहीं, इसराइल का वो ठीक है, नजरिया तो जरूर था। नहीं, एक बात याद रखें मियां साहब, पाकिस्तान का क़याम अगर हम गहराई में जाएं, एक बंदे की विजन और एक बंदे की सियासी जद्दोजहद का नतीजा है। सही है। इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का विजन बहुत 1930 का खुतबा इलाहाबाद, जी बिल्कुल, उन्होंने, और मोहम्मद अली जिन्ना का पॉलिटिकल विजन और स्ट्रगल, उसने कोई शक ही नहीं इस मोजज़े को कर दिखाया। उस वक्त दौर के, जिस वक्त पाकिस्तान और ये नज़रिया पाकिस्तान परवरिश पा रहा था, उस वक्त मुसलमानों की जो मजहबी क़यादत थी, अजीम शान मजहबी जो लीडर थे, उनका विजन नहीं था। वो तो सारे कांग्रेस में थे। वो थोड़ा पता अंदेशी भी थी या बहरहाल कुछ, ये इज्तिहादी गलती थी। ठीक है, उनकी अमनीयत पे शक नहीं करते, लेकिन उन्होंने जो कंक्लूड किया, जो इज्तिहाद किया या जो फोर्सी किया, वो गलत था। तारीख ने साबित किया। ठीक है। और ये जिन्ना का एक विजन था और डिटर्मिनेशन कि उसने कहा कि अगर मुझे स्याही के कतरे पर भी पाकिस्तान मिलेगा तो मैं करूं। और आज हम देखते हैं कि हम सुरखरू हो गए उसी हैं, और आज मुल्क में बैठे, और आज पाकिस्तान दुनिया की पॉलिटिक्स के अंदर जी बिल्कुल डोमिनेट कर रहा है। एक बहुत बड़ा डिबैकल फिर इसके बारे में सारे गॉसिप खत्म हो गए। वो जो एक तहरीक चलाई जा रही थी दुनिया में कि ये तो मर गया, मिट गए, ख़त्म हो गए, मुंतशर हो गए, तकसीम हो गए, अब ऐसे लग रहा है कि होप का सिंबल ही पाकिस्तान बन गया। नहीं, बड़ी सल्तनत पाकिस्तान बनी थी, लेकिन हमारे साथ जो जो होता रहा और जो हम बर्दाश्त करते रहे, उससे पाकिस्तान पनप नहीं सका। हम स्पेस देते रहे। ठीक है आपने। और हमारी
अपनी गलतियों और दुश्मन की साजिशों के नतीजे में जी पाकिस्तान जो है 1971 में 2 लाख दो लाख हुआ। ये न सिर्फ पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा सानहा है, बल्कि ये आलम इस्लाम का, कि आलम इस्लाम की सबसे बड़ी सल्तनत जो एक दौरे जवाल के बाद मार्दे वजूद में आई थी। एक सिंबल था जी, ताकत का अलामत थी अलामत। पूरे आलम इस्लाम के लिए, तो वो बहुत बड़ा सानहा था, बहुत बड़ा सानहा। फिर हम देखते हैं कि 71 के बाद 74 में पहला काम जो हुआ ना, जो एक बहुत बड़ा, यानी 71 के बाद जो हमें बहुत बड़ा डंड पड़ा, वो हिंदुस्तान का एटमी ताकत बनना है। We want to make the desert blue and not to make the world a desert. India conducted a series of underground nuclear tests. Nuclear science पोखरान में 74 में उन्होंने 74 में जो पोखरान में धमाके किए, सरासिमगी एटमी धमाके। और हिंदुस्तान ने हमें धमकियां लगानी शुरू कर दी। इंदिरा गांधी तो उससे पहले कह चुकी थी जी 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 71 के साने के बाद कि हमने नजरिया पाकिस्तान को हमने गर्क कर दिया खलीज बंगाल के खलीज अंदर बंगाल, जी। और ये बात कहने में वो किसी हद तक हक बजाना भी थी। सही जाहिर बात है मुसलमानों की सबसे बड़ी सल्तनत को उसने 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया। और मियाँ साहब, वैसे हमें ये मानना पड़ेगा कि मुस्लिम लीग का क़याम, नजरिया पाकिस्तान के लिए जदोजहद, तहरीक पाकिस्तान की जदोजहद, उसमें सफ़े अव्वल के अंदर बंगाली थे, बंगालियों की जदोजहद। कि आपकी जो करारदाद है वो भी तो मौलवी फजलुल हक शेर बंगाल ने पेश की। मुस्लिम लीग का क़याम जो है वो भी नवाब सलीमुल्लाह, वो भी नवाब सलीमुल्लाह खान, उनका ये भी बंगाली थे। और फिर बंगाली क़यादत की एक बड़ी कंट्रीब्यूशन थी तहरीक पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान को बनाने के अंदर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हमसे अलग कर दिए गए। अलग हुए नहीं, कर दिए गए, अलग कर दिए गए। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों के बाद जाके ये वो रिवर्स हुआ मामला। तो और अब एहसास भी पाया जा रहा है, रियलाइजेशन भी है कि ये वो बिल्कुल गलत था। 71 के बाद एक सीरीज है जी कामयाबियों की भी, यकीनन पहली कामयाबी ये है कि 73 का आइन है, मुतफ़िका आइन, और ये क्रेडिट जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अलावा किसी को नहीं जाता कि उन्होंने एक मायूस कौम को एक बचे खुचे पाकिस्तान, एक ढारस बंधाई और उन्होंने, क्योंकि वो मतलब समझते थे कि पाकिस्तान के अंदर जो निज़ाम ताकत पकड़ सकता है, जिसके ज़रिए मुख्तलिफ इकाइयाँ जो हैं वो इकट्ठी हो सकती हैं, उन्होंने वो वफाकी तर्ज़ हुकूमत जो है वो कायम हुआ उसके नतीजे और 73 का आइन बना। और फिर उन्होंने 74 के अंदर इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। उससे पाकिस्तान का जो एक मोरल डाउन था वो हमने देखा। इसमें मैं आपको थोड़ा सा ज़ाती भी बताऊंगा कि 1974 में जब वो लोग लाहौर में तशरीफ़ लाए हमारे लीडर्स, और वो दौर था जब हम कहते थे कि वहाँ पे हमें, जब हम लोग पढ़ते थे तारीख को और मुवाजना करते थे, करिश्मेटिक लीडर, करिश्मा साज शख्सियात का दौर था। यानी दुनिया में वो ये कर्नल कज़ाफ़ी हुए लिबिया के, शाह फैसल हुए सऊदी अरब के, अबू मुहिउद्दीन वो भी थे, और ये सारी शख्सियात जो शाम के हाफिजुल असद, ये सारी शख्सियात जब लाहौर तशरीफ लाई, मैं खुद बादशाह मस्जिद में मौजूद था। वहाँ एक बड़ा प्लेटफॉर्म लगाया गया था जहाँ से वो उतर के हमारे सामने आते थे, और इतना इमोशनली चार्ज क्राउड था कि मुझे अब हाइंडसाइट में मैं सोचता हूँ ना, माजी में चला जाता हूँ जब मैं, तो मैं कहता हूँ कि उस वक्त से भी ये हमारे जो दुश्मन वो ज़्यादा पैदा हो गए दुनिया में, या वो ज़्यादा उन्होंने फैसला किया कि भाई ये लोग इकट्ठे हो गए, तो यार ये तो हमें वो इस्लामी यूनिटी का, यानी अभी हम नौजवान थे, हमें वो उस वक्त भी वो एक ख़ास उमंग और एक ख़ास चीज़ फील हो रही थी, गैल्वनाइज हो गए थे हम, देखें, और जेल हो गए थे। मुझे अच्छी तरह याद है इतनी तकवीयत टेलीविजन जो है उस वक्त हर लीडर की आमद को बराह रास्त दिखा रहा था, और तराने गूंज रहे थे बेशुमार। और ये आपको को तराना याद भी है? मुझे याद, हम तावद सही और तगय्युर के वली हैं। मुझे अभी तक याद है कि उस तराने की जो अपलिफ्टिंग, पंजाबी में कहते हैं लू कड़े खड़े हुए, अंग्रेजी में कहते हैं गिव्स यू गूज़ बम्प्स, लेकिन हम कहते हैं जी लू कड़े।
सैयो तगैयुर के वली हैं, हम ताबा अबद सैयो तगैयुर के वली हैं, हम मुस्तफवी 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 हैं, हम मुस्तफवी 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 हैं। इसका हर लफ्ज जो है उसके अंदर एक पैगाम है और कुरान की आयत का तर्जुमा आप है। इस्तेमार का भी जिक्र कर रहे हैं, आप अपने दीन की तकमील की भी बात कर रहे हैं, मुस्तफवी होने का भी ऐलान हो रहा है। और उस दौर में अच्छा दुनिया में जितने तजुर्बात किए गए लोगों ने आपस में जल होने के, उनमें इससे बड़ा शायद मौका नहीं था मेरा ख्याल है, देखें जो हमने साबित किया। देखें मुसलमानों की जब दुनिया कहती है जी पॉइंट्स ऑफ कन्वर्जेंस ढूंढे, जी, पॉइंट्स ऑफ कन्वर्जेंस जो ढूंढे गए उस वक्त वो तो कमाल थे। देखें मुसलमानों की गुजरी 2 सदियों में जो 3 बड़ी सल्तनतें तबाह हुई थी, हाँ उसके बाद ये पहला मुजाहरा था एक आलम इस्लाम के इत्तेहाद का। आलम इस्लाम इसको के अंग्रेजी में आजकल जेल कहते हैं, जेल हो गए थे आपस में। अगर आज हम जैसे कहते हैं जी 57 ममालिक हैं हाँ। और जी सब अपनी अपनी डगर पे। लेकिन मियाँ साहब हमने देखा कि फिर कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं हुई। जिस वक्त पोखरान में एटमी धमाका किया इंडिया ने, फिर लोग मायूस हो, हम फिर मायूस हो गए। और हमारा अजली और अब्दी दुश्मन जी जी वो हिंदुस्तान, उसने तो ऐलान कर दिया, पाकिस्तान को धमकियां लेनी शुरू कर दी। ठीक है, उस पर भी फिर हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा मायूसी आई, बहुत ज़्यादा आगाज़ होता है पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम का। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम ने ऐलान किया कि हम घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। तो ये अच्छा उनको मुखालफतें भी बहुत थी। हाँ, लेकिन देखें जो स्टेल्थ जिसे कहते हैं वो जी स्टेल्थ जैसे कोई चीज जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम के साथ हमारे सियासी कई इख्तिलाफ हो सकते हैं, फिक्री इख्तिलाफात हो सकते लेकिन हैं, ये मार्का जो ये लेकिन उन्होंने किया पाकिस्तान का आइन बनाना और वो एटमी इस्लामी प्रोग्राम सरबराही कॉन्फ्रेंस और करना, एटमी प्रोग्राम देना, एटमी प्रोग्राम की इब्तिदा करना, हाँ। और कादियानियत को हाँ उसका खात्मा, फुल एंड फाइनल उसका डिसीजन करना, काफिर करार उनको दिया काफिर गया। करार देना। बाकायदा। ये ऐसे 4 बड़े इवेंट्स हैं जो मैं समझता हूँ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तारीख याद रखेगी। ये सही बात। और अब आप देखें जो आइन उन्होंने बनाया अभी तक वो चल रहा है, वो चल ही नहीं रहा, तरामीम चल नहीं रहा, हाँ। बल्कि अभी तक वो अपने उसकी गिरफ्त है हम पे। गिरफ्त है। बिल्कुल सही यानी कहा आपने। जो सूबे हैं वो हमारा एक रहबर है, फेडरेटिंग यूनिट्स को हाँ। इकट्ठा रखने का वो एक जरिया है। ठीक है। तमाम तर इख्तिलाफात के बावजूद मरकज के साथ सूबे उस पर मुतफिक हैं। ठीक वैसे तो ये है कि 77 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब माशाल्लाह की नज़र हो गए। ठीक है। फिर जो ज़ियाउल हक साहब का हाँ। 11 साल दौर है, उसमें भी वो उसके अंदर हमारा जो एटमी प्रोग्राम है फरोग पाया उसने, और तकरीबन वो मुकम्मल हो गया फरोग पाया 83-84 के अंदर। बल्कि आपको हैरान कुन मैं बात बताऊं कि ज़ियाउल हक साहब के दौर में अमेरिकी कांग्रेस ने कहा सदर अमेरिका को कि भाई वहाँ तो काम हो रहा है सारा, तो उन्होंने कहा जी कोई काम नहीं हो रहा। जाहिर है क्योंकि ज़ियाउल हक ने उस वक्त अपनी डिप्लोमेसी जो थी बहुत आला डिप्लोमेसी, बहुत आला की, और अमेरिका बिल्कुल उनकी मुट्ठी में था, थल्ले लगा हुआ था। थल्ले लगा यानी हुआ। उस वक्त पाकिस्तान न सिर्फ आलम इस्लाम की क़यादत कर रहा था बल्कि अक़वाम मगरिब को भी वो फॉलो करवा रहा था। हम लीड कर रहे थे। जिहाद अफगानिस्तान जो हो रहा था। अब उन्होंने कहा कि जनाब फिर तुसी इन्ने सच्चे हो तो फिर सर्टिफिकेट आपको पता है उन्होंने सर्टिफिकेट दिया था अमेरिकी सदर। हाँ, तो मैं कहता थोड़ा सा आपसे एंडोर्स हो जाए ये बात, तो वो फिर आगे उस वक्त फिर और आगे बढ़ता गया। 83 में हाँ हमारा एटमी प्रोग्राम एटम बम बनाने का मुकम्मल हो गया था। आपको याद होगा कि उस जमाने में एक इंडियन सहाफ़ी को इंटरव्यू कराया जी अब्दुल कदीर खान साहब के साथ जी मुशाहिद हुसैन सैयद ने। ठीक है और उसमें डॉक्टर कदीर साहब ने कहा बम तो तैयार है। हाँ उन्होंने कहा ठीक है। और ये कुलदीप नैयर को इंटरव्यू करवाया मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने। उस दौर में बड़ा रौला पड़ा। और ये पाकिस्तान की जनरल ज़ियाउल हक की हिकमत अमली थी कि बजाय खुद कहने के उनको रसाई दी इंडियन। हाँ जी जी और मशहूर वो साफी थे। लेकिन वैसे हम बुरे वक्त में रसाई दे रहते होते हैं। नहीं वो बुरा नहीं, मैं जब हमने कुछ बात पहुंचानी हो वो अब भी हमने किया। 83 में वो पूरा दुनिया को पता चल गया। अच्छा वैसे इन लीडर्स की अवाम के साथ ये सिंसेरिटी का सबूत नहीं, कोई शक। यानी कि जितने भी इख्तिलाफ से सब आपस में जनरल ज़ियाउल हक का मिलिट्री डिक्टेटर होने के अलावा वही बात, बाकी सारे काम उसके
پاکستان کہہ رہا ہوں کہ اسلام اور عالم اسلام کے لیے بہت کمینڈیبل ہے. آگے آئیں. جی 98 میں ٹھیک ہے. انڈیا نے کتنے دھماکے کیے؟ 5. رولا پڑ گیا. اور دھماکے کرنے کے بعد ہندوستانی قیادت نے پاکستان کو دھمکی لگا دی. دھمکی کیا، انہوں نے اگلے دن آ جانا سی تھے. پھر آنے تو خیر ہم نے نہیں دیکھا تھا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان نے 7 دھماکے کر کے 28 مئی 1998 میں چاغی میں پاکستان نے وہ میسج دیا ہے اکراس دا ورلڈ، اکراس دا فرنٹیئر نہیں، اکراس دا ورلڈ کہ پاکستان وی آر اے نیشن اینڈ وی آر دیئر ٹو اسٹے، کہ ہم یہاں. اور اس کا کریڈٹ نواز شریف صاحب کو جاتا ہے یقیناً. اچھا میں ایک بات کہتا ہوں کہ ایٹمی پروگرام کے اندر نواز شریف صاحب کا 1 انچ کا کنٹریبیوشن شاید نہ ہو، لیکن اللہ نے یہ ان کو اعزاز دیا کہ ان کے ہاتھوں سے نا. ایک میں آپ کو کبھی کبھی مثال اکثر ڈی سی پی ڈی دیتا ہوں کہ جی وہ کہتے ہیں نوشیروان عادل بادشاہ تھا، اس کے دور میں شیر بکری ایک گھاٹ پانی پیتے تھے. انصاف بھلے قاضی القضاء کر رہے ہوں، لیکن تو تاریخ یاد رکھے گی سربراہ مملکت تھا. تو اسی طرح نواز شریف کا کوئی رول تھا یا نہیں تھا؟ کپتان تھے. ہی واز کیپٹن آف دا ٹیم. ملک کے تو وہی کپتان. بٹن دبانے کا حکم جو ہے وہ نواز شریف نے دیا بالکل 98 کے اندر. اور آج ہم اس واقعے کو کتنے سال ہو گئے ہیں؟ اب 27 سال ہو گئے. 27 سال ہو گئے. اور میاں صاحب ان 27 سالوں کے اندر ہندوستان نے ایٹم بم بننے سے پہلے تو ہمیں رسوا کر دیا تھا. ٹھیک ہے. اور مزید بھی اس کے پروگرام تھے. 27 سالوں کے اندر ہندوستان ہماری طرف ٹیڑھی آنکھ سے دیکھ نہیں سکا. پنجابی کہتے کسکیا نہیں. جب بھی اس نے حرکت کی ہے تو نیوکلیئر ڈیٹرنٹ بالکل. یہ 10 مئی کو ابھی جو ہم نے کر دیا یوم مارکہ حق میں جو ہے 10 مئی کا جو ہے پہلگام کے 22 اپریل کے واقعے کے بعد ہندوستان ہمارے ساتھ کیا کر رہا تھا؟ وہ تو لوگ مایوسی کا شکار تلا ہوا تھا. ٹھیک ہے. یہ کس چیز نے ہمیں بچایا ہے؟ نہیں یقیناً ہمارا جو ایٹمی پروگرام ہے اور ہماری مسلح افواج اور عوام کا جو آپس میں باہمی اعتماد اور ہماری مسلح افواج ان کی 56 مسلم ممالک کی واحد فوج ہے جس کے پاس نیوکلیئر بٹن ہے اور بیٹل ہارڈنڈ فورسز ہیں. ٹھیک ہے. نیوکلیئر بٹن صرف ایک فوج کے پاس ہے. ٹھیک ہے بالکل. اور وہ پاکستان کی مسلح افواج ہے. اور اچھا اس میں ایک بات کا ضرور ذکر کریں کہ اکثر لوگ ہم میڈیا پہ دیکھتے ہیں اور کئی ریٹائرڈ جرنیل کہہ دیتے ہیں کہ جی ان کا پروگرام ہے آگے جی ہمارا وہ یہ بم لے جانے کا. میں نے کہا بھائی جان یہ کوئی بم دہی کلچا تو نہیں ہے کہ کسی پلیٹ میں ڈال کے لے جائیں گے. اچھا نہیں, اس کے کئی لیئرز ہیں. میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ جو زائنسٹ وہ ان کا لابی ہے, ذہنیت ہے ہی ہے, ان کو جو چیز کھٹکتی نہیں نا ایک آنکھ نہیں پاتی وہ ہمارا پروگرام. آپ دیکھ لیجئے میاں صاحب 90 کے بعد جب سوویت یونین ختم ہو گیا, یونیپولر ورلڈ ہو گیا, اس سے لے کر آج تک یہودیوں نے ایک مسلم ملک نہیں چھوڑا جو کھڑا ہو سکے. واحد اب ان کی نظر کس پر ہے؟ پاکستان کے اوپر, ایٹمی پروگرام کے اوپر. اچھا ایک آخری بات آپ کو چلتے چلتے بتا دوں. چند سال پہلے یہی فوج تھی جس کے سربراہ باجوہ صاحب تھے. ٹھیک ہے. یہی وزیر اعظم تھا. یہی وزیر اعظم تھا عمران خان. تو عمران خان نے کوئی کہا کہ کچھ انڈیا ہل جل کرو, تو باجوہ صاحب نے کہا کہ ٹینکاں کا پٹرول نہیں گا. اب یہی فوج ہے. عاصم منیر اتنے پٹرول پہ لڑی ہے. پٹرول تو شاید پہلے کم ہو گیا. اب دیکھیں وہی عاصم منیر ہے. اچھا یہ ویسے بھارت کی فوج بھی کہتی ہے یار یہ جذبہ ایمانی کی چیز ہے. ٹھیک ہے. اور وہی وزیر اعظم ہے شہباز شریف. وزیر اعظم کی پوسٹ پہ شہباز شریف ہے, باجوے کی جگہ پر عاصم منیر ہے. اور ہندوستان کو کیا چٹا دیا ہے؟ دھول نہیں, گوبر چٹا دیا ہے. گوبر ہندوستان کو گوبر چٹا دیا اور گو ماتا کا پیشاب موتر پلا دیا ہے. اور اب ان کے جو دوست ہیں وہ بھی ان سے ہاتھ کھینچ رہے ہیں. پاکستان زندہ باد.